हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि अंधेरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। साना साना हाथ जोड़ी, नहीं समझे? साना साना हाथ जोड़ी क्या है? कहीं सुना आपने साना साना हाथ जोड़ी? अरे ये सिक्किम की प्रेयर है। सिक्किम की प्रेयर की एक पंक्ति साना साना हाथ जोड़ी, क्योंकि ये आपकी पाठ्य पुस्तक पूरक पुस्तिका जो है आपकी पढ़ने की कृतिका का पाठ 2 है। कक्षा 10वीं में हिंदी कृतिका का पाठ 2 है, साना साना हाथ जोड़ी। ये जो पाठ है इसमें घर बैठे बहुत अच्छी अच्छी जगह हम घूमने वाले हैं। पहाड़ों में हम घूमने वाले हैं, सिक्किम, गंगटोक, इन अच्छी अच्छी जगह हम जाएंगे, कंचनजंगा देखेंगे। तो जब आप पढ़ने में इतने व्यस्त हैं, क्योंकि 10वीं है ना, कहीं घूमने तो जा नहीं सकते, तो क्या हुआ, आपका सिलेबस आपको खुद घुमाने ले जा रहा है। कोई बात नहीं बेटा, हम घर बैठे बैठे घूमते हैं और बड़ी अच्छी अच्छी जगह घूमते हैं। लेखिका घुमाएंगी, हम घूमेंगे, हम घूमेंगे, पढ़ेंगे पढ़ेंगे और अभ्यास करेंगे और हम पास हो जाएंगे। फिर कोई कहेगा घूमने गए, तो कहेंगे अरे हम तो बैठे बैठे घूम कर आए। तो आज वहीं घूमने चलना है और वहां की प्रेयर के बारे में भी देखना है। अब यहाँ पर लेखिका क्या कह रही है? मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था। एक थाल मोती से भरा, सबके सर पर औंधा धरा। चारों ओर वो थाल घूमे, मोतियों से एक ना गिरे। बोलो क्या? आकाश। जी हाँ। तो यहाँ पर आसमान में जब तारे जगमगाते हैं, उस समय ऐसा ही प्रतीत होता है जैसे किसी थाल में मोती रख दिए हों और वो थाल उल्टा रखा हुआ है और जिनको हम बड़े ध्यान से देख रहे हैं। पर क्या आसमान में चमकते हुए तारों की बात यहाँ की गई है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ उसके जैसा किसी को माना गया है, तो किसको? और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। नीचे कहाँ? जमीन पर। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। ढलान पर सितारों के गुच्छे रोशनी की, मतलब जो तारों के गुच्छे थे वो रोशनियों की एक झालर बना रहे थे। झालर होती जो हम लगाते हैं दिवाली पर, ठीक, या कोई फंक्शन पर। तो वो किस जगह की बात कर रहे हैं जो आसमान में चमकते हुए तारों के समान प्रतीत हो रही है? क्या था वह? रात में जगमगाता गंगटोक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनतकश बादशाहों का एक ऐसा शहर जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह, शाम और रात। मेहनतकश बादशाह, वहां के जो बादशाह थे उन्होंने इतनी मेहनत की थी, उन्होंने इतना सुंदर बनाया था गंगटोक को कि इतना सुंदर लग रहा था। गंगटोक जो शहर है कि चारों तरफ इतनी सुंदरता, इतनी झिलमिलाहट, चाहे सुबह हो तो सुंदर, रात हो तो सुंदर, शाम हो तो सुंदर। हर एक समय का हर एक पल, समय का हर एक हिस्सा बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता था। इतना सुंदर गंगटोक शहर की बात की गई है। तो अब आप सोच सकते हैं, अपने ही कुछ कल्पना में डूब जाइए कि वो शहर कितना सुंदर लगा होगा। और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझ में सम्मोहन जगा रही थी। सम्मोहन होता है किसी के प्रति आकर्षित होना। कुछ इस कदर की उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था। स्थगित मतलब रुक जाना। जब उस शहर को मैंने देखा, जब उस स्थान को मैंने देखा, तारों से भरे, ऐसा लग रहा था तारे झिलमिला रहे हैं, उस समय मैं स्थगित थी, एकदम ठहरी हुई थी, एकदम एकदम बड़े ही अचंभित होकर देख रही थी। अर्थहीन था मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। सब कुछ अंदर बाहर, ऊपर नीचे, सामने, सब कुछ बस एक टक देखकर ही हम रह गए। और थी अतीन्द्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। आधी रात में, अर्धरात्रि में, आधी नींद में देख रहे थे वो इतनी सुंदर, जैसे कि ये आसमान होता है ना, आसमान जितना सुंदर होता है, आकाश जितना सुंदर होता है, तारे झिलमिलाते हैं, वैसे ही गंगटोक में भी हर जगह इतनी रोशनी थी, ऐसा लगता था कि पूरा आसमान नीचे उतर कर आ गया हो। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा। एक प्रार्थना ओठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी, गर्दहु प्रार्थना। तो जब ये
शहर देखा जा रहा था, ये झिलमिलाहट देखी जा रही थी, वहां से एक आवाज फूट पड़ी, साना साना हाथ जोड़ी, हमरो हरमो हमरो हमरो जीवन तिमरो कौशली, छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। तो ये जो प्रेयर थी, इसका ये अर्थ निकला है कि मैं अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर आपके सामने प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सुने थे, और मतलब सुने थे मतलब उससे सीखे थे कि ये प्रेयर यहाँ पर गाई जाती है। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था। ये पूरा एरिया सिक्किम के आसपास का, गैंगटॉक के आसपास का ये पूरा एरिया, नेपाल के आसपास का, आपको कई जगह ऐसे नाम आएंगे उनके क्षेत्र के। पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। आँख खुली लेखिका की तो बालकनी की तरफ गई बाहर का नज़ारा देखने। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। कंचनजंगा की चोटियाँ, कंचनजंगा के शिखर दिखाई देते हैं यदि आसमान एकदम साफ हो, मतलब मौसम साफ हो। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद भी आसमान में हल्के हल्के बादल थे, जिसके कारण पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष, पिछले वर्ष ही वो गई होंगी कंचनजंगा, उनको नहीं दिखी। इस वर्ष भी बादलों की कपाट ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद रहे, मतलब बादल नहीं छट पाए और कंचनजंगा नहीं दिख पाई। जिस तरह कृष्ण के दर्शन करने के लिए ठाकुर जी उन्हीं को बोला गया है, उनके दर्शन करने के लिए इंतजार करना पड़ता है कि दरवाजे खुलें 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 खुलें, नहीं खुल पाते, कई बार इंतजार भी पूर्ण नहीं हो पाता है समाप्त। वैसे ही आज हमारा इंतजार ही रह गया। वो दरवाजे अर्थात जो बादलों का घेरा था वो नहीं खुल पाया और हमने कंचनजंगा हमको देखने नहीं मिल पाई। कंचनजंगा ना दिखनी थी सो नहीं दिखी, पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े, बहुत रंग बिरंगे फूल दिखे। कंचनजंगा नहीं दिखी पर बहुत सुंदर फूल दिखाई पड़े। फूलों के बाग में आ गई हूँ, मतलब दिखाई पड़े कि लगा चारों तरफ ही फूल हैं। बहरहाल हालांकि गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग अपनी यानी घाटियाँ, युमथांग का अर्थ होता है घाटियाँ। सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ, मतलब जो गहरी और घनी घाटियाँ जो थी, फूलों से लदी वादियाँ मिली। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था, मतलब उनका जो ड्राइवर था वो ड्राइवर कम था लेकिन वहाँ का गाइड ज़्यादा बना हुआ था, नाम था जितेन नार्गे। क्या वहाँ बर्फ़ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। वह अपने ड्राइवर और जो उनका गाइड भी था, दोनों एक ही थे, उनसे पूछती कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ बर्फ़ मिलेगी? ऐसे बच्चे पूछते ना बर्फ़ खेलने के लिए। तो लेखिका कह रही है ऐसी बचपने की तरह बच्चों की तरह हरकतें करते हुए मैंने भी पूछ लिया, क्या बर्फ़ मिलेगी? चलिए तो। जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं। जब ये जा रहे थे तभी रास्ते में इन्हें बौद्ध पताकाएं अर्थात बौद्ध ध्वज झंडे मिले, जो कि वाइट कलर के थे, सफ़ेद रंग के थे, किसी ध्वज की तरह लहराते। ऐसे लग रहे थे सफ़ेद रंग के वो झंडे किसी ध्वज की तरह लहरा रहे हों। शांति और अहिंसा के प्रतीक ये पताकाएं, जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। अब ये पताकाएं क्यों लगी हैं, मंत्र लिखे हुए हैं, एक इसका क्या कारण है? तो नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है, था जब बुद्ध को मानने वाला जो है बहुत अधिक बुद्ध का प्रचार करता है या बुद्ध को मानने वाला, जैसे साधु संत होते ना, तो जो बौद्ध भिक्षु या जो बुद्धिस्ट है बहुत अच्छा, उसकी जब मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। शहर से दूर 108 श्वेत पताकाएं फहराती हैं और इन पताकाओं को भी निकाला नहीं जाता है, इन्हें उतारा नहीं जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ दिन के लिए लगाएं और फिर निकाल दें। ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट होती जाती है, क्योंकि कपड़ा है, धीरे धीरे मौसम आते जाते रहेंगे तो वो नष्ट होगा। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत जब होती है, नए कार्य का प्रारंभ जब होता है, तब भी पताकाएं लगती हैं, वो ध्वज लगते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? वो रंग बिरंगे होते हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी, जो जीप चल रही थी, जो गाड़ी में बैठे हुए थे, दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी, जो उस पर तस्वीर लगी थी दलाई लामा की। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी, मतलब वो देखना चाह रही, मतलब उसका ये था कि आखिर ये क्यों लगी हुई है। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी।
अपनी लुहावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, मतलब जितेन की जो हंसी है बड़ी प्यारी थी, तो वो हंसते हुए कहने लगा कि इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीज़ बमसन ने लेप्चाओं के शोमेन से कुंज तेग के साथ संधि पत्र भी यही हस्ताक्षर किए थे। वो विशिष्ट जगह जहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी वो बताया हंसते हुए, और दूसरा बताया कि जो तिब्बत के चीज़ के बमसन ने लेप्चाओं के सोमान से जो साइन करवाया था, जो संधि हुए थे उस क्षेत्र में, वो भी यहीं पर हुई थी। एक पत्थर जहाँ स्मारक के रूप में भी है, यहाँ पर एक स्मारक याद के रूप में है वो पत्थर। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति का जो वार्तालाप का जो शुरुआत हुआ था वो स्थल है, मतलब जिसको ये इस भाषा में बताया गया है। इसका मुख्य तौर पर यही है कि यहाँ पर लेप्चा और भूटिया पर भी शुरुआती स्थल यहाँ पर हुआ है। उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा कि एक कुटिया के भीतर एक घूमता चक्र भी दिख रहा है। एक कुटिया के अंदर चक्र लगा हुआ है। यह क्या है? अब ये चक्र कुछ इस तरह का। तो उन्होंने पूछा कि आखिर ये क्या है? तो नार्गे कहने लगा, मैडम ये धर्म चक्र है, प्रेयर व्हील है। ये जो व्हील लगी हुई है ये प्रेयर व्हील है। लोग इसे धर्म चक्र कहते हैं। इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये बोला। क्या? चाहे मैदान हो, चाहे पहाड़ हो, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बावजूद, यहाँ कौन कह रही? लेखिका, कि चाहे गांव हो, शहर हो, पहाड़ हो, मैदान हो, कहीं पर भी जाओ, ये जो धर्म की अंधविश्वास वाली मान्यताएं ये देखने को मिल ही जाती हैं। विज्ञान इतनी प्रगति पर पहुंच गया है, उसके बाद भी सबकी देश में आत्मा तो एक जैसी है। लोगों की आस्थाएं, विश्वास या अंधविश्वास, पाप पुण्य, ये सब की अवधारणाएं, कल्पनाएं बिल्कुल एक जैसी हैं। हर जगह कुछ ना कुछ मान्यताएं, हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा देखने मिलता है जहां लोगों की श्रद्धा, आस्थाएं कई बार वो अंधविश्वास में भी परिवर्तित हो जाती, जुड़ी हुई हैं। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग, बस्तियां, सब कुछ पीछे छूटता जा रहा था। हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे थे। अब परिदृश्य से चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली युवतियां और पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बोने से देखते बहादुर नेपाली ओझल हो रहे थे। मतलब वो इतनी ऊंचाई पर जा रहे थे कि रास्ते में यदि उन्हें कुछ घर भी मिले जहां पर युवतियां बैठी कुछ कुछ बुन रही थी, और वो भी जेंट्स मिले, मतलब वहाँ के पुरुष मिले कि जो अपने कंधे पर, क्योंकि उनमें इतनी होती है ताकत, उनका ये काम ही होता है, उन्हें लंबे ऊंचे घाटियों पहाड़ों पर चढ़ना पड़ता है, तो अपने सामान को अपने कंधे पर रख लेते हैं। तो वो भी ओझल मतलब वो भी अब हमसे दूर होते जा रहे थे। अब नीचे देखने पर घाटियों में ताश के घरों की तरह पेड़ पौधे के बीच छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे थे। हिमालय भी अब छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में नहीं, वरन अपने विराट रूप एवं वैभव के साथ सामने आने वाला था। मतलब ऊंचाई की तरफ जा रहे थे तो जो घर पीछे छूटे बिल्कुल छोटे दिख रहे थे, और हिमालय अपना विस्तार ले रहा था। न जाने कितने दर्शकों, यात्रियों और तीर्थाटनियों का काम में हिमालय, मतलब उनकी कामना रही है तीर्थयात्रियों की, दर्शनार्थियों की, हिमालय में जाएं, उनको देखें। पल पल परिवर्तित हिमालय में जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे थे, हर पल हिमालय के कई रूप अलग अलग समझ में आ रहे थे। हिमालय के रूप परिवर्तित होते आ रहे थे, कहीं घाटियाँ, तो कहीं ऊपरी शिखर, तो कहीं बर्फ एकदम से, कहीं तो इस तरीके से अलग अलग रूप देखने को मिल रहे थे। ऊंची नीचे कैसी होती हैं, चोटियाँ भी ऊंची नीची होती हैं। और देखते देखते रास्ते वीरान, सकरे और जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे। एकदम सन्नाटा छाने लगा। कहीं कहीं रास्ते बिल्कुल पतले जा रहे थे, और पहाड़ की तरफ तो घुमावदार रास्ते थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय हो गया। क्यों? अब हम उसके पास जाते जा रहे थे। तो जो दूर से हिमालय हमें छोटा दिख रहा था, अब वो पास जाते जाते बाकी लोग तो पीछे छूट के छोटे दिखने लगे, लेकिन हिमालय अपना रूप अब ले रहा था, क्योंकि हिमालय हमारे सामने आ रहा था। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। मतलब अब आप बादलों की तरफ जा रहे थे। जो घटाएं, जो बादल थे, वो भी इतने गहरा रहे थे जैसे बिल्कुल नीचे तक फैले हुए हैं। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। मतलब बीच बीच में कहीं ऐसी घाटियां मिलती जहां फूल लगे होते, वो बड़े सुंदर, बड़े प्यारे लगते।
उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने सकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे हैं। तो अब जब ये पहाड़ की तरफ, जब हिमालय की तरफ बढ़ने लगे, ऊंची नीची घाटियां भी आई तो कहीं बहुत विशाल पर्वत दिखाई दिए। उस समय कच्चे पक्के रास्ते भी, कहीं एकदम सकरे रास्ते, कहीं एकदम चौड़ा रास्ता, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, तो पैर ऊपर नीचे होते थे। लगता था हम हिचकोले खा रहे हैं, हम हिचकियां ले रहे हैं। और हिचकोले जैसे नदी का पानी उछाल लेता ना, ऐसे उछलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे। मतलब इतनी सुंदरता देखकर हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट और मन जैसे झूमने और पैर जैसे नाचने लगते हैं। तो वही हुआ, लोग गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। ठीक, ये गाना था उनका और यही निकला होगा मुंह से। क्यों आ गया भैया? मुझे भी गाना याद आ गया, क्योंकि जब मैंने पढ़ा सुहाना सफर है, अरे तो फिर तो ये गाना है ना। तो ये गाना गाते हुए लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि जब हम इस तरह की वादियों में जाते हैं तो बिना गुनगुनाए तो रह ही नहीं पाते। और यदि नहीं गुनगुना पाए मतलब फिर तो आप बड़े बोरिंग हो। कुछ ना तो गाना याद आ रहा है, ना ही कोई हलचल, ना ही कोई शरारत, ना ही कोई शैतानी। बर्फ के बीच में जा रहे हैं और हम बर्फ से खेलें ना, चलो खेलें ही ना सही, तो गाना तो इन लोगों ने गाया। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। अब यहाँ पर लेखिका, अब आप बोलेंगे मैम अभी तो आपने कहा कि कुछ हलचल नहीं करेंगे तो हम बोरिंग रहेंगे, तो लेखिका क्या बोर कर रही थी यहाँ पर लेखिका बोरिंग नहीं है। लेखिका यहाँ पर बोर नहीं हो रही थी, लेखिका बहुत ही शांत मन से कुछ खोजने में थी, कुछ सोच रही थी। मैं चाहती थी कि इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लूं, पर मेरे भीतर कुछ बूंद बूंद कर पिघलने लगा था। ये क्या संकेत था? वो क्या ऐसा कह रही थी? जीप की खिड़की से मुंडकी निकाल निकाल में, कभी मुंडकी मतलब अपने सिर को निकाल निकाल कर, कभी आसमान को छूते हुए पर्वतों को देखती तो शिखर देखती, तो कभी ऊपर से दूध की धार की तरह झरझर गिरते जलप्रपात अर्थात झरनों को देखती, तो कभी नीचे चिकने चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौंध मारती बनी ठनी तिस्ता नदी को देखती। आसमान को देखूं, पर्वत को देखूं, नदियों को देखूं, उनका मन ही नहीं रुक पा रहा था कहीं एक जगह। कभी आसमान को देखती तो कभी शिखर को देखती तो कभी नदियों को देखती। अब देखिए चांदी की तरह, यहाँ पर देखिए एक प्रकार से विशेषण यहाँ पर आ गया है, सिलीगुड़ी। अब सिलीगुड़ी से बात हुई है, सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी तिस्ता नदी। तिस्ता नदी जो कि लंबी बहती जा रही थी, सिलीगुड़ी से लगातार चली आ रही थी, पर यहाँ उसका सौंदर्य पराकाष्ठा पर था। अब ये नदी देखिए, नदियों का जहाँ से प्रवाह प्रारंभ होता है और धीरे धीरे यदि आप नदियों को देखते जाओ तो उसकी सुंदरता बाकी पराकाष्ठा अर्थात हद से बाहर हो जाती है। इतनी खूबसूरत नदी मैंने पहली बार देखी थी। आप भी यहाँ देख सकते, नदी का दृश्य तो दिया हुआ है। मैं रोमांचित थी, पुलकित थी, चिड़िया के पंखों की तरह हल्की थी। अब वो इतना सुंदर दृश्य देखकर उन्हें रोमांचित हो रही थी, बहुत प्रसन्न हो रही थी। समझ ही नहीं आ रहा था कैसे इसे अपनी आंखों में पूरे तरीके से भर लूं, कैसे इस स्थान से मैं कैसे जा पाऊं। इतनी प्रसन्न, इतनी पुलकित, जैसे मन पंख लेकर उड़ रहा हो। मेरे नगपति मेरे विशाल, यहाँ पर नगपति जो नग अर्थात पर्वत, पर्वतों का राजा, पर्वतों का स्वामी हिमालय, विशाल मेरे नगपति मेरे विशाल, ये हैं विशेषण हिमालय के लिए। मैंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए कि तभी जीप एक जगह जाकर रुकी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ, पूरी गति के साथ, ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फेन उगलता झरना। मतलब इतने ऊंचाई से झरना जब ऊंचाई से गिरता है तो बिल्कुल फेन उगलता, लगता है कि वो पूरा फेन बन रहा है। सभी सैलानी यहाँ पर उगलता, इसका नाम था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल था ये। प्लस चमकने लगे। सभी सैलानी इन खूबसूरत लम्हों की रंगत को कैमरे में कैद करने में मशगूल हो गए। मतलब इतना सुंदर दृश्य कौन अपने कैमरों में कैद नहीं करना चाहेगा। आंखों में तो कैद कर ही चुके हैं, इतना सुंदर दृश्य अपने कैमरे में और अपनी आंखों में कैद करने में सभी लोग डूबे हुए थे। सेवन सिस्टर्स फॉल, जो सेवन सिस्टर्स होती हैं उनका एक साथ जो वहाँ पर मिलन होके जो वहाँ से जो पानी चारों तरफ से ऐसा गिरे जा रहा था। आदि युग की, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऐसे इस तरीके से बह रहा होगा जब सेवन सिस्टर्स का एक साथ।
आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी मैं नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। जब झरने के पास किसी पत्थर पर लेखिका बैठ गई तो उनको प्रतीत हुआ कि जैसे राजकुमारियां जब जाती थीं, जब विचरण करती थीं और किसी झरने के नीचे कैसे एकांत भाव से बैठ जाया करती थी, आज उन्हें ऐसा ही प्रतीत हो रहा था अपने लिए। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में मैंने पांव डुबोया तो मैं भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, मतलब इनका मन भी गा उठा। सत्य और सौंदर्य को छूने लगा कि ये जो हम देख रहे हैं यही प्रकृति है जो सुंदर है, बस यही सत्य है। और उसको देखकर उनका मन प्रफुल्लित हो रहा था, प्रसन्न हो रहा था। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना, उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। जैसे झरना निरंतर बहता रहता है, ये बता रहा है कि जीवन ऐसे ही निरंतर बहने वाला है। इस कदर प्रतीत हुआ जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा में बहने लगी हूँ। ऐसा लगा कि बस अब मैं कहीं की नहीं हूँ, इसी के साथ मुझे बह जाना है। कोई नहीं है मेरा अपना, कोई देश नहीं, कोई कुछ नहीं। इतना सुंदर परिदृश्य था वो। भीतर की सारी तामसिकताएं मतलब जितनी नेगेटिविटी थी, दुष्ट वासनाएं मतलब जितनी भी हमारी बुरी इच्छाएं थी, इस निर्मल धारा में सब कुछ बह गई। आपने सुना है कि साधु संत इन्हीं झरनों के आसपास एकांत में क्यों ध्यान लगाते थे। जब लेखिका जो कि ग्रस्त जीवन में होकर मानव होकर, सामान्य मानव होकर, जिनको लगा कि मेरे अंदर की सारी नेगेटिविटी बाहर निकल चुकी है, सारी नकारात्मकता बाहर निकल चुकी है, मन यदि कभी बुरी इच्छाएं करता है तो वो भी एक तरफ, तो सोचिए एक साधु का मन जो कि निश्चल है, चंचल नहीं है, वो जब बैठेगा तो उनका मन तो और शांत हो जाएगा। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। पर जितेन मुझे ढेलने लगा, मतलब जितेन कहने लगा चलो आगे इससे भी सुंदर नज़ारे मिलेंगे, उठिए यहाँ से। और यहाँ पर मुझे भी नहीं मालूम हुआ कि ये हमें थैंक यू कहने आ जाएगा। इतना सुंदर नज़ारा कि वाकई हम भी उसी झरने लग रहा है कि बिल्कुल हम उसी परिदृश्य में, उसी वातावरण में हैं। हमने भी हिमालय को पास से देख लिया, घाटियों को देख लिया, फूलों से भरी उन मैदानों को देख लिया, सब कुछ देख लिया। हम भी लेखिका के साथ झरने के साथ बैठे हुए हैं। हो रहा ना प्रतीत? यदि हम डूब कर पढ़ते हैं, यदि हम खो कर पढ़ते हैं तो बिल्कुल वो वातावरण हमें चारों तरफ प्रतीत होता है। तो अब आगे क्या होता है, आगे लेखिका कहाँ घूमने जाती है, वहाँ का क्या दृश्य है, क्या उन्होंने देखा, सब कुछ व्यक्त करेंगी। वो तो करेंगी, मैं आपके लिए व्यक्त करूंगी अगले पार्ट में। तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि अगला पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, जिससे आप अपना सफ़र, जो सुहाना सफ़र है, उसे लगातार तय कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।